जय हिंद दोस्तों। आरपी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। और इससे जो हम अगला वीडियो बनाए थे यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला पार्ट, उसमें हम जहां तक पढ़ाए थे, आज इस वीडियो में हम उनसे आगे पढ़ेंगे और हम आपको काफी बेहतर तरीका से समझाएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो जहां तक हो सके इस वीडियो में, नहीं तो काफी लंबा हो जाता है, वहां तक आपको बिल्कुल हर एक कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा। तो बिना टाइम गवाते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आपको अगला वीडियो जो हम बताए थे वहां पे 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति बता चुके थे। तो चलिए वहां से जो टॉपिक है उन टॉपिकों को हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, एक छोटा सा टॉपिक पूछा जाता है जिसका नाम है सामंतवाद। देखिए सामंतवाद, तो सामंतवाद को समझिए पहले। तो सामंतवाद का हम आपको बताए थे, सामंतवाद में एक सामंत होता था। सामंत सामंत कहने का मतलब यह राजा के लिए काम करते थे, मतलब इनको हम कह सकते हैं थे कि यह एक दलाल के रूप में काम करते थे राजा का। तो देखिए हम लिखे हैं, वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार दिया जाता है, जिसे सामंतवाद कहते हैं। तो वैसा शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार दिया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सामंतवाद बोलेंगे। और यह जो छोटा छोटा टॉपिक आपको एक दो दिख रहा है बोर्ड पे, यह क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है आपके बोर्ड परीक्षा एग्जाम में। तो देखिए, तो सामंतवाद आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वैसा शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार दिया जाता है, उसे हम सामंतवाद कहते हैं। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट है, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग को समझिए, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। तो आप इनको भी बेहतर तरीका से याद रखिएगा कि मध्यम वर्ग समाज में रहने वाले वैसे लोग जो छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से अपना जीवन चलाते हैं, उसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। अब देखिए एक छोटा सा टॉपिक है, सर्वहारा वर्ग। देखिए सर्वहारा वर्ग सुनने से ही लगता है सभी जगह से हरा वर्ग को हम सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं, एक सिंपल वर्ड में। तो देखिए लेकिन इसमें लिखे क्या है, हम समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसके पास पूंजी का अभाव होता, अभाव का मतलब कमी, तथा जिसकी स्थिति दयनीय होती है। समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर आते हैं, उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो जो लोग मजदूर होते हैं, जो लोग किसान होते हैं, उनके पास रुपया की कमी होती है, जिनके वजह से जिस चीज को उनकी चाहत होती है वो अपने चाहत को पूरा नहीं कर पाता है और इनकी स्थिति काफी दयनीय होती है। किनकी? सर्वहारा वर्ग का। तो आप सभी को जो तीन गो पॉइंट पढ़ाए हैं, ये तीनों पॉइंट आपके बोर्ड परीक्षा एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप काफी बेहतर तरीका से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए देखिए आगा में एक छोटा सा टॉपिक, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद को समझिए। जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं।
मतलब जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पे अपना अधिकार जमा लेता है तो उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। कहने का मतलब मान लीजिए एक बड़ा देश है तो इनके बगल में जो छोटा देश है तो इन पे यह जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, साम्राज्यवाद बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, साम्राज्यवाद बोलेंगे। देखिए साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ शोषण करना होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शोषण करना होता है। और साम्राज्यवाद जब कोई बड़ा शक्तिशाली देश किसी छोटे देशों पे जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, साम्राज्यवाद बोलेंगे। तो चलिए आप इसको बेहतर तरीका से याद रखिएगा। चलिए तो अब इनका अगला टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट का एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को आप बेहतर तरीका से सुनिए कि आपको सारा पॉइंट आपको याद हो जाए। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। सुनिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको हम कहानी सुना रहे हैं। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था। जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। ईस्वी को 15 अगस्त 1769 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। देखिए इसका बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम, तब बचपन का नाम था इनका नेपोलियन डी बोनापार्ट। नेपोलियन डी बोनापार्ट, तो क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का क्या नाम था, नेपोलियन डी बोनापार्ट। देखिए यह 1789 ईस्वी का जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति, तो 1789 ईस्वी की जो फ्रांस की क्रांति के समय में यह सैनिक थे। क्या थे, सैनिक थे। तो क्वेश्चन पूछेगा 1789 ईस्वी के जो फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस समय में नेपोलियन बोनापार्ट क्या थे, सैनिक थे। और ऐसा वैसा सैनिक नहीं थे, यह विश्व के बड़े इतिहास में इनकी गिनती होती है, सैनिकों में इनकी गिनती होती थी। किनको, नेपोलियन बोनापार्ट की। तो आप लोग यहां तक बिल्कुल अच्छा तरीका से समझ रहे होंगे। देखिए तो फिर नहीं कहता है कि अब देखिए फ्रांस में उस समय कोई राजा नहीं था, लुई सोलमा क्योंकि मर गया था, उसको गिलोटिन पे चढ़ा के काट दिया गया था। तो इनको लगा नेपोलियन बोनापार्ट को क्यों ना हम राजा बन जाए, अभी हमको राजा बनने का चांस भी है अभी, क्योंकि फ्रांस में कोई राजा भी नहीं है। तो इनके पास दो एबिलिटी था, मतलब दो प्रतिभाशाली था। कहने का मतलब पूरा फ्रांस का जनता जानता था कि यह एक बेहतर सैनिक है और पूरा फ्रांस की जनता इसको भली भांति जानता था। किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को। तो फिर इसका दूसरा प्रतिभाशाली था, जब यह भाषण देते थे, जब यह भाषण देते थे तो लोगों का दिल जीत लेता था। दिल इस प्रकार जीत लेता था कि लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लेता था। जैसे देखे होंगे अभी श्री नरेंद्र दास मोदी जी जब बोलते हैं भाई एवं बहनों सभी के अकाउंट में 5 से 6 लाख टका हम ट्रांसफर करने वाले हैं, तभी लोग के दिल में बस जाते हैं। कौन, नरेंद्र दास मोदी। तो ठीक उसी प्रकार से जब नेपोलियन बोनापार्ट भाषण देते थे तो लोगों का दिल जीत लेते थे और लोगों को अपने ओर आकर्षित कर लेते थे। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। तो देखिए नहीं कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से नेपोलियन बोनापार्ट 1789 ईस्वी में राजनीतिक में प्रवेश कर गया। 1789 ईस्वी का जो फ्रांस की क्रांति हो रही थी उस समय किसमें प्रवेश कर गया, राजनीतिक में प्रवेश कर गया, राजनीतिक में प्रवेश किया। तो क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट राजनीतिक में कब प्रवेश किया, 1789 ईस्वी को। तो
और यह 15 वर्ष के कोशिश करने के बाद 15 वर्ष कोशिश करने के बाद 15 वर्ष कोशिश करने के बाद 18 मई 1804 ईस्वी को 18 मई 1804 ईस्वी को सम्राट बन गया। कहां का सम्राट बना? फ्रांस का सम्राट बना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? तो आपको याद रखना 18 मई 1804 ईस्वी को यह फ्रांस का सम्राट बन गया। जब यह राजा बना तो बोला कि जो लुई 16 का जो भी कानून है उन कानून पे अब नहीं चलेगा, अब एक न्यू कानून का निर्माण किया जाए। तो एक नया कानून बनाया जिस कानून का नाम रखा नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता। तो क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट का कानून का क्या नाम है? नेपोलियन संहिता। तो देखिए अभी हम आपको क्या क्या बताएं। सबसे पहला बात बताएं कि जन्म कब हुआ नेपोलियन बोनापार्ट का? तो आप बोलिएगा 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। बचपन का क्या नाम है? नेपोलियन दी बोनापार्ट। पूछेंगे कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के समय में वह क्या थे? आप बोलिएगा सैनिक थे सर। हम बोलेंगे उनके पास कौन सा प्रतिभाशाली था? तो आप बोलिएगा पूरा फ्रांस का जनता जानता था सर कि वो एक बेहतर सैनिक है और इतिहास के सैनिकों में उनकी गिनती होती थी। और दूसरा सर प्रतिभाशाली था कि जब वह भाषण देते थे तो लोगों का दिल जीत लेते थे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। सर 1789 ईस्वी की क्रांति के समय में वो मतलब वह राजनीतिक में प्रवेश कर गए थे और 15 वर्ष की कोशिश करने के बाद 18 मई 1804 ईस्वी को सर वह सम्राट बन गया। कहाँ का? फ्रांस का। और यह जब सम्राट बना तो बोला एक हमारा अलग नियम कानून होगा जिसका नाम एक कानून बनाया जिसका नाम रखा नेपोलियन संहिता। तो देखिए अब पीडीएफ में क्या क्या दिया गया है, यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए तो देखिए इसी का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चक्र रोड भी बना है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसी को पहचान लीजिए, इसी का नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है नेपोलियन बोनापार्ट। तो देखिए इसका जन्म कब हुआ अभी हम आपको बताए थे, बताइए कमेंट में। 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। तो क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। आपका जितना कुछ हम पढ़ा रहे हैं उनका सारा पीडीएफ मिलेगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। हम लास्ट में हम अपना नंबर दे देंगे, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा और हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। देखिए बचपन का क्या नाम है? बचपन का नाम नेपोलियन दी बोनापार्ट है। तो क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का क्या नाम है? नेपोलियन दी बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था और इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता था। अभी हम आपको बताए थे इतिहास में इसको विश्व के महान सेनापतियों में गिना जाता है। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। और बताए 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीतिक में प्रवेश किया। तो आप याद रखिएगा 1789 ईस्वी में राजनीतिक में प्रवेश किए थे फ्रांस की। और 18 मई 1804 ईस्वी को वह सम्राट बन गया। सम्राट का मतलब राजा बन गया। कहां का राजा बन गया? फ्रांस का राजा बन गया। और अपना एक अलग कानून बनवाया जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट जो अपना एक अलग कानून बनाया उसको क्या बोलते हैं? आप याद रखिएगा नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। तो हमको लगता है यदि आपको नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे आप उनको बेहतर तरीका से समझा सकते हैं और बता सकते हैं। तो फिर देखिए आगे क्या है। देखिए इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, कहते हैं नेपोलियन के द्वारा किए गए काम, या ई क्वेश्चन दे सकता है या इसी को ऐसे पूछ दिया जाता है राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान। तो आप नेपोलियन के द्वारा किए गए काम को देखिए कि कौन कौन काम किए थे राजा बनने के बाद। देखिए सबसे पहला काम किया विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जो पहले विशेषाधिकार था जैसे पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, उसको फ्रांस में पहले कोई टैक्स नहीं लिया जाता था।
तो बोला यह अब ऐसा नियम नहीं चलेगा, अब किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, अब सबको समान अधिकार दिया जाएगा। किनके शासनकाल में? नेपोलियन के शासनकाल में। देखिए फिर बोला यह बेहतर काम ही कर रहा है। दूसरा काम किया, यातायात के साधन को सुगम और सस्ता कर दिया। देखिए लुई 16वां क्या किया था कि काफी उसका जो यातायात का साधन था ना काफी महंगा था, मतलब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सोचना पड़ता था, उसको टैक्स देना पड़ता था, और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी नहीं दिया जाता था कि वो सोचता था कि यदि मेरा जो है ना यहाँ पे जितना भी हम गलत काम करते हैं इनको बताएगा और लोग क्या कहते हैं, लोग मेरा विरोध करने लगेगा, तो इसीलिए वो काफी महंगा किया था। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट बना तो वो अपने क्या कहते हैं यातायात के साधन को सुगम और सस्ता कर दिया कि एक लोग एक दूसरे को जान सके, पहचान सके, उनके भावनाओं से परिचित हो सके। देखिए तीसरा काम किया है, संचार व्यवस्था को अच्छा और सुगम कर दिया। मतलब संचार व्यवस्था का जो अपना लोग मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविजन जो चलाते हैं उनको काफी अच्छा और सुगम और सस्ता कर दिया। कौन जी? नेपोलियन बोनापार्ट। तीसरा चौथा काम देखिए क्या किया, आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया कि कोई लोग अब अमीर नहीं है, गरीब नहीं है, सबके लिए बराबर इस देश में बराबर हिस्सा होगा। मतलब आर्थिक समानता, मतलब आर्थिक रूप से किसी को भेदभाव नहीं किया जाएगा, पहले जैसे किया जाता था। चलिए, और पांचवा काम किया, समानती व्यवस्था को समाप्त किया। मतलब हम आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट पार्ट का बताए थे उसमें हम समानती व्यवस्था के बारे में चर्चा किए थे कि समानती व्यवस्था को लुई 16वां लागू किया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट समानती व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और देखिए छठा काम किया, सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया। अब कोई लोग अमीर है, गरीब है, उनसे कोई मतलब नहीं है, सबको एक तहत के कानून के द्वारा उसको दंड दिया जाएगा यदि कोई गलत काम करेगा तो। देखिए, और सबसे बेहतर जो काम किया, शिक्षा में सुधार किया। देखिए लुई 16वां सोचता था कि जब जनता पढ़ल लिखल नहीं होगा, हम कोई भी गलत काम करेंगे तो चुपचाप सहेगा, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट शिक्षा में सुधार किए, जनता को शिक्षित किया। आपको यहां तक लग रहा होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट काफी बेहतर काम कर रहा है। तो देखिए फिर आगे देखते हैं इससे आगे टॉपिक क्या है। देखिए एक छोटा सा टॉपिक है उदारवादी राष्ट्रवाद, और यह भी क्वेश्चन पूछा गया, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। देखिए उदारवादी एक अलग विचारधारा के लोग थे, मतलब यह एक अलग विचारधारा के लोग थे जो आर्थिक समानता पर बल देते थे, जो आर्थिक समानता पर बल देते थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया। कहने का मतलब हुआ कि यह एक अलग विचारधारा के लोग होते थे और आर्थिक समानता को दूर करना चाहते थे और गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते थे। कौन? उदारवादी लोग। तो आप इनको भी बेहतर तरीका से याद रखिएगा। देखिए फिर लिखे हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के मूल सिद्धांत। देखिए उदारवादी राष्ट्रवाद के कुछ मूल सिद्धांत दिए हैं, उनको समझिए। सबसे पहला है ये समानती पादरी चर्च के खिलाफ थे। आप याद रखिएगा जो उदारवादी लोग होते थे वह सामंती पादरी चर्च के खिलाफ थे, क्योंकि सामंती भी राजा के लोग होते थे और पादरी फ्रांस के उच्चतम लोग होते थे, प्रथम स्टेट में आते थे, और चर्च भी उच्चतम मतलब लोग होते थे। तो यह सब के खिलाफ थे। कौन? उदारवादी लोग, जो उदारवादी विचारधारा के लोग होते थे। देखिए दूसरा बात दिया गया है, समाज में आर्थिक समानता को लाना चाहते थे। इसका कहना था कोई लोग गरीब नहीं है, कोई लोग अमीर नहीं, सबको समान अधिकार दो, मतलब किसी प्रकार से उसको भेदभाव नहीं करो। किसका कहना था? उदारवादी लोगों का कहना था। और तीसरा पॉइंट बोला निजी संपत्ति की सुरक्षा पर बल दिया जाए, मतलब जिसका जो निजी संपत्ति है उन संपत्ति को उनको बल दिया जाए, उसको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। किसका कहना था? उदारवादी लोगों का। किसका कहना था? उदारवादी लोगों का। और यह जो क्वेश्चन नीचे दिया गया है कि देखिए बेहतर क्वेश्चन जाल्वे राइन, और यह क्वेश्चन काफी हद तक पूछा गया कि हर बार इनसे तो एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को आप काफी ध्यान से देखिए।
देखिए जालवे राइन एक व्यापारियों की संस्था थी। तो फर्स्ट लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जालवे राइन क्या थी? व्यापारियों की संस्था थी। देखिए जिसका गठन 1834 ईस्वी में परसा ने किया था। परसा का ही दूसरा नाम है जर्मनी, आप याद रखिएगा। परसा का ही दूसरा नाम क्या है? जर्मनी। इसमें काफी बच्चा कंफ्यूज खा जाते हैं। तो परसा का ही दूसरा नाम जर्मनी है और जर्मनी में इनका गठन 1834 ईस्वी में परसा ने किया था। देखिए इसका मुख्य कार्य व्यापारियों के हितों की रक्षा करना था। इस संस्था ने पूरे जर्मनी को आर्थिक रूप से एक किया। तो हम बोलेंगे जालवे राइन एक व्यापारियों की संस्था थी और 1834 ईस्वी में परसा ने इनका स्थापना किया और व्यापारियों के हित की रक्षा करता और पूरा जर्मनी को आर्थिक रूप से एक करता है। आप लोगों को यहाँ तक काफी बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इन चीजों का जो अभी हम पीछे पढ़ाए हैं उनका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। देखिए 87 57 16 63 70 यह नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिएगा और मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और आपको वहां से पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।